हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है आप लोग की क्लास 12th की समाज शास्त्र की, आज बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो कि इसका चैप्टर नंबर आप लोग का 1 है और इसका हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर बच्चों 4। पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे 3 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सारे इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी जो ये वीडियोज आती हैं बहुत ही कम समय की आती हैं, 10 मिनट के अंदर की ये वीडियोज होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं हर रोज़ आप लोग को बताता हूँ। तो आइए चैप्टर नंबर 1 में अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्या है? समाज शास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या है। जो समाज शास्त्र विषय है इसके प्रति जो हमारी धारणाएं हैं आखिर वह क्या हैं। ठीक है, तो छात्र के रूप में हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है, यानी कि पता होता है, जबकि अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही प्राप्त होता है। पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान समाज शास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों हो रहे हैं। ठीक है, ये सहायक भी हो रहे हैं और उनमें बाधक भी हो रहे हैं। तो यही समाज शास्त्र के प्रति या समाज शास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। मैंने कई बार आप लोगों को, यदि पिछला आप लोगों ने लेक्चर लिया है तो इसमें काफ़ी बार मैंने उसको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे बच्चों। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। समाज शास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों शामिल है। जो प्रारंभिक चरण है समाज शास्त्र का, इसमें भूलने की प्रक्रिया क्यों शामिल है। तो समाज शास्त्र के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः भूलने की प्रक्रिया शामिल है क्योंकि यह पहले से प्राप्त हमारा सहज सामान्य बोध एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। ठीक है, ये पहले से प्राप्त जो हमारा सहज सामान्य बोध होता है इसके एक विशिष्ट दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का। समाज शास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है। तो समाज शास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों के दृष्टि से भी देखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम अपने दृष्टि से, अपने नज़रिए से ही देखें, बल्कि सामने वाले यानी कि दूसरे के नज़रिए से भी इसको देखें तथा मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। जो निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य है, साइंटिफिक ट्रुथ है बच्चा, उसके तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग का समाज शास्त्र से शिक्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आप लोग का, निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्यता क्या है। तो मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ने का तात्पर्य है हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक है और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। यानी कि सत्य खुद में पूर्ण नहीं है, सत्य सिर्फ एक नहीं है, अनेक है, और हर एक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। यह चीज़ हमें स्वीकार करनी होगी। यहाँ आप चीज़ समझ सकते हैं कि निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्यता क्या, ये प्रश्न बना है, लेकिन ये प्रश्न हमने क्यों लिया ये चीज़ समझ जाइए। क्योंकि यहाँ पे हमने इस वाले प्रश्न में वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए ये बात कही थी। तो वैज्ञानिक सत्यता क्या होती है उसको अगले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से हमने समझाया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा ताकि आपको याद करने और समझने दोनों में आसानी हो। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, समाज शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक क्यों होती है। समाज शास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है क्योंकि समाज शास्त्र हमें पूर्वाग्रह से मुक्त करने का दावा तो नहीं करता, परंतु हमें पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का वादा अवश्य करता है। अगला प्रश्न है आप लोग का, आत्मवाचक। ठीक है बच्चों, आत्मवाचक क्या है। देखते हैं, समाज शास्त्र दिखाता है कि आपको किस तरह देखना है तथा अपने आप को कैसे देखना है। इसे स्ववाचक या आत्मवाचक है कहते हैं। ठीक है, समझिए समाज शास्त्र क्या दिखाता है कि आपको किस तरह देखना है और अपने आप को कैसे देखना है। ये दोनों ही बातें अलग है। आपको किस तरह देखना है तथा अपने आप को कैसे देखना है, इसी को कहते हैं स्ववाचक या फिर आत्मवाचक। क्लियर है। साथ ही आत्मवाचक आलोचनात्मक होना चाहिए। आलोचनात्मक का मतलब ये हुआ कि उसकी आलोचना होनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ की आलोचना नहीं होती है तब तक उस चीज़ परिपक्व नहीं होती है, वह उभर कर सामने नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चा,
वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया आप लोग का ये प्रश्न है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2020 पे ना जाइए, काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है। वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का, और 8वां है बच्चों आप लोग का, 8वां पॉइंट है आप लोग का, क्या है बच्चों कि व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या कारण है। भाई व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न प्रकार की उलझनें हो सकती हैं। ये सभी लक्षण व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों कि सामाजिक प्रगटना की समस्याएं क्या हैं। तो सांप्रदायिकता या जातिवाद जैसी प्रगटनाएं, समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली समस्याएं, जैसे उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति वालों को नीचा मानता है, यही सामाजिक प्रगटनाएं हैं। सामाजिक प्रगटनाओं को अच्छी तरीके से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जो उच्च जाति का व्यक्ति होता है वह निम्न जाति के लोगों को नीच समझता है, नीचा समझता है। यही आप लोग की सामाजिक प्रगटना हुई और यही सामाजिक प्रगटना की समस्या हुई। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का बच्चों 10वां प्रश्न, औपनिवेशिक काल में भारतीय चेतना का जन्म कैसे हुआ। औपनिवेशिक काल जो था उसमें भारतीय चेतना का जो जन्म हुआ वह कैसे हुआ। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, आइए बताते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत किया था तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से भारत को परिचित कराया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का प्रश्न संख्या 11, और यह है कि भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो आपके लिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए समझते हैं इसको। भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद ने भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या 12, और आप लोग का ये आखिरी प्रश्न है, नहीं अभी और भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं बच्चों। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ। तो भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार आदि को सम्मिलित किया गया है। साथ ही भारतीय समाज के आधुनिकीकरण हेतु समाजवाद, औद्योगिकीकरण, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि को सम्मिलित किया गया है। ओके डियर। चलिए प्रश्न संख्या अभी आप लोग के पास 13 और 14 रह गई है, इनको भी जल्दी जल्दी से कवर करते हैं बच्चों। समुदाय से आप क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपके लिए वर्ग बताया था कि इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बेटा समुदाय भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है, यानी सारे लोग एक ग्रुप में हों और मिल कर रहें और परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसका जो अधिकार होता है उसके अनुसार वह कार्य करता है। इसी को कहते हैं समुदाय। क्लियर है ना। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग कि समुदाय किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए जो राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक होते हैं, जैसे कि अपने देश का राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र चिन्ह, ये सभी के सभी इसके प्रतीक हैं। आदि के द्वारा किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया जाता है। समझ रहे हो ना। इसके द्वारा कोई भी देश हो तो उसके क्या किया जाता है, निवासी जो होते हैं उनके अंदर जो एक राष्ट्रवाद की भावना होती है उसको उत्पन्न किया जाता है। आई थिंक कि आप लोग का आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था बच्चों, और आपने पूरे प्रश्नों को नोट किया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो हर रोज़ शाम को 5 बजे आप लोग की आती है। और बच्चों जो भी क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाने से पहले वही चीज़ करना चाहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।